नमस्कार दोस्तों। तो देखिए मित्रों, अभी हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और अब हम आज पढ़ने वाले हैं डाबड़ा कांड से आगे। तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे इनके बारे में घटनाएं हैं। या तो वो इनसे संबंधित सन पूछता है या इनका सीक्वेंस पूछता है कि कौन सा कब होता है। अब जैसे आपके सामने डाबड़ा कांड है, ये 13 मार्च 1947 का है। पूनावाड़ा कांड मई 1947, रास्तापाल कांड जून 1947। तो ये इनका सीक्वेंस पूछ लेगा कि इनको इनके समयानुसार कर्मशानुसार जो है इनको सीक्वेंस से सही करें। तो इस तरह के क्वेश्चन इनमें बनते हैं। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है डाबड़ा कांड। ये कब का है? 13 मार्च 1947 का है। डाबड़ा क्या है? ये गांव था डीडवाना। डीडवाना कहां पड़ता है? नागौर में। नागौर की एक चीज और फेमस है, मेथी। देखिए ये मेथी पहले आरएस का इतना फेवरेट क्वेश्चन होता था, प्री हो या मेन हो, मेथी का वो क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें जरूर देता था। कहता मेथी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? नागौर की। मेन में भी पूछ लेता। कभी कभी 2-3 साल तक कुछ क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है। ये चीज मैंने नोटिस की है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, कुछ कुछ क्वेश्चन का 2-3 साल तक ट्रेंड रहता है, वो उन टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट करता है। ये चीजें जब आप बहुत अच्छे से पेपर देखते हो तब कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। तो ठीक है, जो भी है। तो डीडवाना परगना है, इसके अंतर्गत था डाबड़ा गांव। था क्या कि यहां पर मथुरादास माथुर जी है, इनके घर पे मोतीलाल चौधरी जी के घर ठहरे। जो मथुरादास माथुर जी किसान नेता हैं सभी। तो यहां पर जागीरदारों के द्वारा इन पर हमला किया गया था। लाठी जैसे वो लाठी के द्वारा हमला किया गया, जागीरदार के जो आदमी थे उनके द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन, ये आपसे यही पूछेगा डाबड़ा है कहां पर? डीडवाना में। और कब है? अब तक जितनी बार भी इसने पूछा है, इसने सन पूछा है कि कब हुआ था। तो 13 मार्च 1947 को। तो ये आप भी ध्यान में रख लेना। पूनावाड़ा कांड आता है। देखिए पूनावाड़ा और रास्तापाल जो है ये डूंगरपुर के गांव है, छोटे छोटे। अब डूंगरपुर रियासत के अंदर क्या थी कि विद्यालय खोलने पर वहां के शासक ने बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन वहां के जो कुछ शिक्षक वगैरह हैं वो प्रयास कर रहे थे कि विद्यालय चलते रहे। तो डूंगरपुर जो है वहां पूनावाड़ा गांव होता है, विद्यालय था यहाँ पे। तो यहाँ के मास्टर शिवराम भील थे, उनको मारा गया। इसके बाद में रास्तापाल कांड आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट में आता है। क्योंकि रास्तापाल कांड में एक वीर बालिका है कालीबाई, लगभग 12-13 साल के आसपास आयु थी। तो ये वीर बालिका से जुड़ा हुआ है, इसलिए रास्तापाल जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार पूछ लेता है। ये जून 1947 की घटना है। तो यहां डूंगरपुर के अंदर क्या है, ये रास्तापाल गांव होता है। इसमें विद्यालय के अंदर नानाबाई खाट और सेंगाबाई खाट, ये कौन थे? शिक्षक थे। नानाबाई खाट जो है इनके सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई, जो यहाँ की डूंगरपुर सरकार थी यहाँ के द्वारा। और जो सेंगाबाई खाट है, इनको गाड़ी के बांध करके घसीटा गया। ये जैसे मान लीजिए गाड़ी है, मोटर गाड़ी, और यहां अंदर बैठे हैं, ये पीछे रस्सी बांध रखी है और रस्सी के इन्होंने गुरुजी को बांध रखा है। अरे गुरुजी साहब जमीन पे लेटे हुए रगड़ खा रहे हैं। सेंगाबाई खाट। अब बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जिनमें अपने गुरु के लिए श्रद्धा होती है, आस्था होती है। ज्यादातर तो देखते हैं कि गुरुजी को घसीटने का, अरे घसीटने तो मजा आ रहा है तो लेकिन कालीबाई ने ऐसा नहीं सोचा। उसको ये देख के खुशी बिल्कुल नहीं हुई कि उसके गुरुजी को कोई घसीट रहा है। तो जब सेंगाबाई खाट जी को इसके गाड़ी के बांध करके, रस्सी के बांध करके घसीटा जा रहा था, तो कालीबाई ने हंसिया, ये जो किसान वगैरह जानते हैं, हंसिया था, उससे आई और उस हंसिया से उस रस्सी को काट दिया। तो जब उस रस्सी को काट दिया गया तो उसके बाद में जो इनके द्वारा जो है गोलीबारी की गई और उसमें सेंगाबाई खाट और कालीबाई दोनों की हत्या कर दी गई। तो इस स्मृति के तौर पर फिर बाद में भविष्य में जो डूंगरपुर में गेब सागर झील है, उसके पास कालीबाई की प्रतिमा लगाई गई है। आप भी कभी डूंगरपुर जाइएगा या जो डूंगरपुर का रहने वाला है उसको गेब सागर झील के पास में कालीबाई की प्रतिमा दिख जाएगी। और शिक्षा विक्षा में, बालिका शिक्षा में, इनमें कालीबाई के नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? आपके लिए मेन चीज तो यह है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मेन टारगेट तो ये है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये सब है कहां पे? पूनावाड़ा और रास्तापाल है कहां पे? डूंगरपुर में। यहां विद्यालय थे। जो पूनावाड़ा है वहां मास्टर शिवराम भील जी को मारा गया, और रास्तापाल है ये जून 1947 का है। यहां नानाबाई खाट और सेंगाबाई खाट,
ये दोनों जुड़े हुए हैं इस रास्तापाल कांड से। नानाबाई खाट को मार दिया गया, सेंगाबाई खाट को गाड़ी के बांधकर घसीटा गया, लेकिन वीर बालिका कालीबाई आई, उसने रस्सी को काट दिया, तो बाद में गुरुजी के साथ में शिष्या को भी गोली मार दी गई। तो ये वीरता की बात थी। एक 12-13 साल का बच्चा जो है, बच्ची, ये एक वो होता ही है कि उनके पास में तो हथियार हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, तो ये बहुत एक हिम्मत की बात होती है ये। और कालीबाई इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इसके बाद में आता है तसिमो कांड। यह अप्रैल 1947 का है, धौलपुर का। देखिए मित्रों, डाबड़ा कांड, तसिमो कांड, रास्तापाल कांड और पूनावाड़ा कांड, इनसे संबंधित क्वेश्चन जब जब पूछा गया है, उसने ये कब हुआ स्पेशली इस चीज पे जोर दिया है। तो ये चीज आप मेन ध्यान में रखना, और ये स्थान है कहां पे वो भी ध्यान में रख लेना। तो तसीमो कांड जो है ये कहां पर है, धौलपुर में है। और यहां गांव के अंदर जो छतर सिंह और पंचम सिंह, इन्होंने तिरंगे की खातिर अपने प्राण दिए, अपना बलिदान दिया। तो आपसे ये पूछेगा तसीमो कांड है कहां पे, कहां से संबंधित है, तो तसीमो दरअसल गांव है धौलपुर का, और वहां ये घटना होती है अप्रैल 1947 में। तो ये इतनी चीजें हैं, अब ये ध्यान में रख लेना आप इसको। और कैसे याद करोगे, अब याद करने के लिए ट्रिक आप बना सकते हो, मेरे पास मैं 1000 ट्रिक बना सकता हूं एक ही चीज की। आप चाहे कैसे भी बना लो, आप जैसा आपको सही लगे आप ट्रिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तसीमो है तो धौलपुर में है, तो अपने कहते हैं ना किसी को, के तन धो दूंला, धो दूंला मतलब कूट दूंगा, पीटूंगा। तन धो दूंला, तन यानी तुमको, तो तन से धो दूंला, तय से तसीमो और धो से धौलपुर। बस इतना हिंट ही तो है, मिलान ही तो करना है। तो ये आपका हो गया। अब हम पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जनजातीय आंदोलन के अंदर सबसे पहला आता है भगत आंदोलन या संप आंदोलन या भील आंदोलन वगैरह भी कहा जाता है। तो ये भगत आंदोलन, संप आंदोलन, भील आंदोलन, ये सब चीजें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संप आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गोविंद गिरी है, इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा का अर्थ होता है सभ्य सभा, वैसे संप का अर्थ प्रेम भी होता है, यानी भीलों के अंदर आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, और जो कुरीतियां चल रही थी उनको दूर करने के लिए सामाजिक सुधार से संबंधित यह प्रयास था गोविंद गिरी जी का। तो इसलिए संप आंदोलन भी कहते हैं। भगत आंदोलन, यहां पर सुरजी भगत वगैरह भी इनका मुख्य रोल था, भगत आंदोलन। और इसके अलावा भील आंदोलन कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से भीलों के लिए ही यह किया गया था, इसलिए इसको भील आंदोलन भी कहा जाता है। तो अब ये भील आंदोलन वगैरह है तो आप देख लीजिए किधर चलेगा। भील कहां रहते हैं, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान की तरफ ही होंगे मुख्य रूप से। प्रणेता कौन थे इसके, गोविंद गिरी थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1858 में। ये आपको सबको याद हो गया, मैंने आपको पहले भी कई बार जब 6 से 10th की किताबें पढ़ाई है, आरबीएससी की हिस्ट्री वाला जो उस समय पढ़े हैं, तो आपको याद होगा अच्छे से, उसमें कई बार बताए हैं कि 1857 की क्रांति के एक साल बाद में ही किसका जन्म हो गया था, गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था। 1858 ये पूछा गया है। कहां हुआ था, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में। और कौन थे ये, बंजारे थे, बंजारा परिवार में हुआ था, ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है कि गोविंद गिरी जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था, तो बंजारा परिवार में। तो ये आप ध्यान में रख लेना, फैक्ट है ये देखिए, दरअसल महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, उनसे बहुत प्रेरित थे। महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ राजस्थान आते हैं, और मैंने आपको पहले के वीडियोस वगैरह में जब मारवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि जो ये जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, उनके समय उनकी एक होती है पासवान नन्ही जान, तो उसके द्वारा इनको विष दिलवा दिया गया था दयानंद सरस्वती जी को। फिर इनको अजमेर लाए थे, और यहाँ 1883 के अंदर मृत्यु हो गई थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। तो जो ये गोविंद गिरी जी हैं, ये दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रभावित थे, इनके विचारों से, इनकी बातों से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोविंद गिरी जी किस व्यक्ति से प्रभावित थे, किस समाज सुधारक से, तो दयानंद सरस्वती जी। सुरजी भगत और गोविंद गिरी ये मुख्य नेता हैं। गोविंद गिरी जी तो है ही हैं, सुरजी भगत भी हैं। 1883 में
इन्होंने संप सभा की स्थापना की। 10 नियम थे इसके। क्यों? भीलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किया। संप का अर्थ होता है प्रेम, आपसी भाईचारा। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट फैक्ट हैं। तो प्रणेता गोविंद गिरी, 1858 में जन्म, डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में, बंजारा परिवार, दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित। सुरजी भगत और गोविंद गिरी मुख्य लीडर थे। 1883 में इन्होंने संत सभा की स्थापना की गई। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा कि संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने किसकी स्थापना की? संत सभा की। कब की? 1883। नियम तो खैर नहीं पूछे कितने थे, फिर भी ध्यान रखो तो रख लेना। मुख्य उद्देश्य क्या था? बिलों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। प्रथम अधिवेशन इसका कब होता है? 1903 में, मानगढ़ की पहाड़ी पर अश्विन पूर्णिमा के दिन। तो आप ये ध्यान में रख लेना कि संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903। किसका? संप सभा का। मानगढ़ की पहाड़ी कहां पर है? सैकड़ों बार पूछा गया है, बांसवाड़ा के अंदर। और ये जो मानगढ़ धाम बना हुआ है, ये मेरा देखा हुआ है, मैं गया था एक बार, वहां देख के आया था। मानगढ़ धाम कहते हैं उसको। जो बांसवाड़ा के विद्यार्थी हैं या जो वहां के हैं कोई स्टूडेंट, या कभी आप गए हो तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा, और देखना भी चाहिए। यही चीजें हैं जिन पे हम गर्व करते हैं, प्राउड करते हैं कि हमारे चाहे भील हो, कोई भी हो, भाई है तो यहीं के ही, राजस्थान के, इसी देश के। तो कितना लोगों ने बलिदान दिया है अपना। तो ये अश्वनी पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पे, ये महत्वपूर्ण है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पे ही शांत सभा चल रही थी। भीलों की, भील वगैरह खूब बिकते थे। मेजर बेरी के आदेश पर मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। मुख्यालय था खेरवाड़ा में, उदयपुर में। जब आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी मैंने, तो खेरवाड़ा के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि खेरवाड़ा वो छावनी थी जहां विद्रोह नहीं हुआ। आपको एक ट्रिक बताई थी, खैर ब्याव ही नहीं हुआ तो विद्रोह कैसे होगा? ब्यावर और खेरवाड़ा, ये दो सैनिक छावनी ऐसी थी जो सैनिक छावनी थी, लेकिन फिर भी वहां विद्रोह नहीं हुआ। तो खेरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भीलकोर थी। अंग्रेजों ने 1841 में इसकी स्थापना की थी, मेवाड़ भीलकोर की। तो इस मेजर बेरी के अंदर, ये गोरा था, ये इसके आदेश पे मेवाड़ भीलकोर के द्वारा गोलीबारी की गई। और साहब अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस तरह का नरसस हत्याकांड कितने जघन्य लोग रहे होंगे ये बेरी जैसे, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं था यहां की जनता से। मैं कई बार सोचता हूं तो मैं तो इनके हजार करता टुकड़े, ये बेरी को पकड़ पकड़ के इनके इतने बेर काटता, इनके शरीर से टुकड़े टुकड़े कर देता इन जैसों के। मेरे की ये चीजें जब मैं देखता हूं कि कितना लोगों ने इन्होंने अत्याचार किया है, और ये अत्याचार किया है, तो ये इनकी कोई बहादुरी नहीं थी, ये कमियां भी हमारी ही थी कि हमारा डोल ही ऐसा था कि सब हमेशा हम में फूट रही, लोग आपस में लड़ते रहे। अब मेवाड़ भीलकोर के सैनिक कौन है? सैनिक तो भारतीय ही है, इसके अधिकारी अंग्रेज बेरी है। भाइयों के हाथों भाइयों का वध करवा दिया। तो फूट जो होगी तभी तो वहां अगला शासन करेगा। तो गलती तो हमारी थी कि इन जैसे लोग शासन कर पाए, मुट्ठी भर लोग। वरना क्या थे? कुछ भी नहीं थे अंग्रेज, तो एक मुट्ठी भर अंग्रेज हैं पूरे हिंदुस्तान पर। 200 साल भयंकर गुलामी शासन करके गए हिंदुस्तान की। 1500 से ज्यादा भील मारे गए इसमें। गोविंद गिरी को पकड़ लिया, और साहब इनको पकड़ के 10 साल इनको जो है सजा सुनाई गई। उसके बाद में इनका शेष जीवन जो है, गुजरात के अंदर एक गांव पड़ता है कंबोई, यहां गुजरात मैंने लिखा नहीं है, गुजरात के अंदर है ये कंबोई गांव। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोविंद गिरी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां निकाला था? फिर कहा भाई अब ये छोड़ो, मैं तो जा रहा हूं। गुजरात के कंबोई गांव में चले गए, और वहां इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। और अंग्रेजों ने तो, अब ये संप सभा का अंग्रेजों से कोई लेना देना था ही नहीं, फिर भी अंग्रेजों ने इसको अवैध घोषित करवा दिया कि साहब ये तो अवैध है, और ये लोगों को जो है भड़काने का काम करते हैं, या हमारे खिलाफ क्रांति करना चाहते हैं। इस तरह की फालतू आरोप आरोप लगा करके और गोविंद गिरी जी को जेल कर दी 10 साल की। और बाद में जब आजाद हुए तो कंबोई गांव के अंदर अपना शेष जीवन बिताया। इसके बाद में देखिए, गोविंद गिरी जी के एक प्रिय शिष्य का नाम आता है पूंजिया भील। पूंजिया नाम आता है, जो गोलीबारी के बीच आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति था। कह रहा बाहर छोड़ो रे, कोई आंदोलन आंदोलन नहीं है, मुझे तो माफ करो साहब, मेरे को अभी और जीना है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी,
तो पूंजिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये गोविंद गिरी जी का प्रिय शिष्य था। एक तरफ तो कालीबाई है, जिसने अपने गुरुजी को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी, अपनी जान दे दी। एक तरफ सबसे प्रिय शिष्य था पूंजिया, और भागने वाला भी सबसे पहले कौन था? पूंजिया। तो इसने आत्मसमर्पण करने वाला ये प्रथम व्यक्ति था पूंजिया। इसका नाम पूछा गया था कि गोविंद गिरी जी के शिष्य का क्या नाम था? पूंजिया, पूंजिया भील। अब देखिए, वो आंदोलन तो समाप्त हो गया जो गोविंद गिरी जी हैं, लेकिन उसको आगे निरंतर आगे भविष्य में चलाने का काम करने का कार्य और नेतृत्व ये किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। इन्होंने इस आंदोलन को संभाला और आगे फिर वही एक ही आंदोलन भीलों के, क्योंकि एक ही आंदोलन के नाम से, तो क्या था? वही भीलों को एक करने का उद्देश्य है, एकता स्थापित करने के लिए। और भोमट भील आंदोलन कहते हैं क्योंकि उदयपुर के अंदर जो भोमट क्षेत्र है, ये झाड़ोल कोटड़ार वो जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, तो वो क्षेत्र मुख्य रूप से जो है भोमट क्षेत्र कहलाता है। ये ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के अंदर आपका आएगा कि ये भोमट कहाँ होता है, ये कौन कौन से स्थानों के क्या क्या नाम है। तो मुख्य रूप से भोमट क्षेत्र में चला, इसलिए इसको भोमट भील कहते हैं। और चूंकि एक करने के लिए था तो एक ही आंदोलन कहा जाता है। किसके द्वारा? प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत। जन्म कब हुआ था? 1887 में। और गोविंद गिरी जी का जन्म कब हुआ था? 1858 में। तो एज का कितना डिफरेंस है? ये इससे क्या है, आपको चीजें याद रहती है। 60 तक 2 साल ये हो गए, 70, 80 और 87, 27 और 2, 29। तो गोविंद गिरी जी के जन्म के 29 साल बाद, यानी जब गोविंद गिरी जी 29 साल के थे, आप लगभग 30 साल याद रख लो, जब गोविंद गिरी जी 30 साल के थे लगभग, तब किसका जन्म हुआ था? मोतीलाल तेजावत का। और आपको ये याद रह जाएगा, एक ही मोती, याद रख लेना, एक ही मोती, मोती एक ही है, एक ही मोती, एक से एक ही, और मोती से मोतीलाल तेजावत। कहां हुआ था? कोलियारी गांव में, उदयपुर में है। ये झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे, मेवाड़ के जो है काम करते थे वहां। फिर बाद में इन्होंने ये नौकरी वोकरी छोड़ दी थी। भीलों को संगठित करने के लिए इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। मुख्यतः कहां चला? भोमट क्षेत्र में। 1921 में चित्तौड़ के रासमी तहसील के मातरकुंडिया नामक स्थान से यह आंदोलन शुरू किया गया। और चित्तौड़ के रासमी तहसील के मातरकुंडिया नामक स्थान से ही 1880 में जाट किसान आंदोलन के बारे में भी जो मैंने आपको बताया था, तो वो जाट आंदोलन से संबंधित था। 1880 का यही स्थान था। और अब जो है 1921 में, यानी कितने साल बाद? 41 साल बाद, तो ये यहां जो है अब ये एक ही आंदोलन यहां से सूत्रपात हुआ है इसका। इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था मेवाड़ महाराणा के लिए कि साहब हमारी ये मांगे हैं, प्लीज आप मान लो, तो हम ये आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे। इससे 21 सूत्री मांग को क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार कहा गया। अब इसमें अगला चाहे तो कितनी तरह के क्वेश्चन बना सकता है कि मेवाड़ पुकार किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन से। किसने रचना की थी? किसने बनाया था? तो मोतीलाल तेजावत। था क्या मेवाड़ पुकार? 21 सूत्री मांग थी जो महाराणा के सामने रखी जाने वाली थी, रखी गई थी कि साहब हमारी ये मांगे हैं, प्लीज आप इनको मान लो। इसे मेवाड़ पुकार कहा गया। तो फैक्चुअल चीजें हैं सारी। इस आंदोलन में तुलसी भील की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये आप ध्यान में रखना। एक ही आंदोलन में एक ही मोती, मोती के साथ में कौन? तुलसी। तो तुलसी भील थी, इसकी तुलसी भील था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये 24 घंटे में 70 मील तक पैदल यात्रा कर लेता था ये। तो आप समझ जाओ, ये उस वक्त का यूसेन बोल्ट था, ये उस समय का मिल्खा सिंह था जो इतना तेज दौड़ता था। तो ये बड़ा फास्ट चलता था, तो 70 मील की यात्रा कर लेता था 24 घंटे में। तो इधर उधर से जो, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तुलसी भील किससे जुड़ा हुआ था? एक ही आंदोलन से। विजयनगर रियासत के नीमड़ा गांव में 7 अप्रैल 1922 को एक सम्मेलन बुलाया गया। उस वक्त ये विजयनगर रियासत थी जो कि वर्तमान गुजरात में पड़ती है। यहां नीमड़ा गांव में, क्योंकि अभी आंदोलन सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रहा, राजस्थान तक, ये गुजरात में और जो इधर का क्षेत्र था, जब भील वगैरह उधर भी काफी थे, तो ये आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त फैल गया था। और सरकार को, मेवाड़ सरकार को होने लगी चिंता कि साहब ये तो बड़ा जबरदस्त फैल रहा है। तो नीमड़ा गांव में 7 अप्रैल 1922 को सम्मेलन बुला गया। मेजर सेटन के आदेश पर यहां गोलीबारी की गई और 1200 से ज्यादा भील यहां पर शहीद हो गए।
मोतीलाल तेजावत जी के पैर में गोली लगती है, ये पकड़े नहीं जाते, भूमिगत हो जाते हैं। 1929 में गांधी जी की सलाह पर जो है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर रियासत, ईडर वर्तमान में गुजरात में ही, ये विजयनगर, ईडर, ये सब गुजरात में है और पास पास है। तो ईडर रियासत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके आत्मसमर्पण करने के बाद में भी जो है इनको 6-7 साल के आसपास जो है इनको सजा सुनाई गई थी मोतीलाल तेजावत जी को। ये बाबूजी या बापजी के नाम से, जब बाबूजी नाम आता है तो बाबूजी के नाम से जो है ये भीलों में और इन जनता में लोकप्रिय थे। तो ये पॉइंट हैं इनसे जुड़े हुए। तो इस नीवड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। 1936 में मोतीलाल तेजावत जी रिहा हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया 1929 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बाद में भी इनको सजा दी गई और 1936 में ये रिहा होते हैं। तो ये आप चीजें ध्यान में रख लेना। अब देखिए मीणा आंदोलन के बारे में है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए उस समय जयपुर में दो प्रकार के मीणा थे और आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1207 में जब कोकिल देव आमेर को विजित करेगा तो आमेर में उस समय मीणाओं का शासन था। तो मीणाओं का यहाँ राज था, शासन था। बूंदी के अंदर भी पहले मीणाओं का राज था, इस आसपास के सब भौगोलिक क्षेत्र में। तो बाद में जैसे दूसरे शासक आ गए, दूसरे राजवंश आ गए, तो जयपुर रियासत में दो प्रकार के मीणा थे, एक तो जमींदार मीणा और एक थे चौकीदार मीणा। तो चौकीदार मीणा है ये जैसा कि नाम से क्लियर है, चौकीदारी का काम करते थे। जमींदार मीणा है तो इनको जमीन वगैरह वो दी गई थी, तो ये जमींदार मीणा कहलाते थे। अब देखिए चौकीदार मीणाओं के साथ एक समस्या यहां क्रिएट हो गई। समस्या यह हुई कि अगर मान लीजिए अब इनका काम था चौकीदारी करना, तो अगर कहीं चोरी भी हो जाती तो उसके सारा दारोमदार किस पे डाल दिया जाता? इन चौकीदार मीणाओं पे डाल दिया जाता और इनसे ही वो सामान वसूलने का प्रयास किया जाता। अब इनके पास होता नहीं, क्योंकि जो चोरी है वो तो किसी और ने की, लेकिन इन पर ही डाल दिया जाता कि तुम्हारी वजह से हुई है। तो फिर धीरे धीरे कहते हैं कि इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को थोड़ा, जैसे लोगों को है चोरी वगैरह करना या लूटपाट करना शुरू कर दिया, क्या वही यहां आगे जो है अब समस्या सारी क्रिएट होना शुरू हो गई। तो 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया। जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कानून 1930 में इन्हें जरायम पेशा मानकर सभी स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद कर दिया। यानी जो बच्चे थे उनको छोड़ा गया, लेकिन सभी स्त्री पुरुषों को पाबंद किया गया कि आप रोज थाने में आओगे और हाजिरी दोगे। तो देखिए लोगों के द्वारा विरोध तो हो गई, भाई आपने तो सबको ही सम्मिलित कर लिया, अब सारे आओ, महिलाएं भी आओ और रोज आके थाने में उनकी हाजिरी दो। तो इस चीज को लेकर के जो ये कानून बनाया गया, इस चीज का विरोध किया गया। तो मीणाओं ने बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया, मीणाओं के द्वारा विरोध किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। जैन संत मगन सागर जी, इनका नाम देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका भी बहुत योगदान रहा। तो जैन संत मगन सागर जी हैं, इनकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 ईस्वी को मीणाओं का वृहद अधिवेशन नीम का थाना के अंदर होता है। तो यही चीजें हैं, इन्हीं मुद्दों की मांग की गई, इन्हीं चीजों पर चर्चा की गई कि साहब ये जो इस तरह का गलत कानून बनाया गया है इसको हटाया जाए। रियासत के सामने प्रयास किया गया कि साहब आप इस तरह की चीजों को हटाओ, अब तक हट नहीं रहा था। पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई, इन्होंने प्रयास किया। पिछड़ों के मसीहा ठक्कर बप्पा इस आंदोलन से जुड़े, ये मेरा नाम फेवरेट है, ये ठक्कर बप्पा मुझे बड़ा पसंद है नाम। तो ये भी एक हीरो के तौर पर यहां आते हैं, पिछड़ों के मसीहा कहा जाते थे। ये भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि साहब ये जो इस तरह का जराइम पेशा कानून बनाया गया है, रोज थाने में आके हाजिरी देनी पड़ती है। अब लुगाइयां जो है वो घर का काम करे या थाने में जाकर के हाजिरी दे रोज, और आपने तो हर आदमी को ही कर दिया इंक्लूड। अब जैसे मान लीजिए आज जयपुर में किसी क्षेत्र में मान लो चोरी हुई और आज सरकार ये कह दे कि जयपुर के अंदर जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 1000 घर हैं, तो कि 1000 घरों के सभी स्त्री पुरुष रोज आकर के थाने में हाजिरी देंगे। अब करे कोई और, भरे कोई और, सभी को एक साथ कर दिया तो विरोध तो होना ही था और कानून था भी गलत ही है। तो मुनि मगन सागन का जो मीना पुराण वगैरह जो है इनके द्वारा रचित नाम आता है। तो मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 के अंदर मीणाओं का वृहद अधिवेशन हुआ नीमका थाना में। बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया।
पिछड़ों के मसीहा ठक्कर बप्पा इस आंदोलन से जुड़ते हैं। कौन? ठक्कर बप्पा। 1946 में 28 अक्टूबर 1946 में चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदार पद से इस्तीफा दे दिया। लो साहब, हमें तो करनी नहीं है तुम्हारी चौकीदारी। और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, इसलिए मैंने यहां 28 अक्टूबर लिखा है, नहीं तो मैं नहीं लिखता। इस दिन को सभी ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। बाई चांस कभी आपसे डेट पूछ ले, पूछेगा तो नहीं, पर उसके अगर जच जाए तो पूछने को तो कुछ भी पूछ ले। 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस मनाया गया 1946 में। 1952 के अंदर फिर जब भारत 1947 में आजाद हो जाता है और उसके बाद में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। धीरे धीरे आगे एकीकरण भी पूरा हो जाएगा, एकीकरण भी चलता रहेगा। तो उसी समय के बीच की बात है 1952 में। राजस्थान का एकीकरण तो 1956 में पूरा होगा। तो 1952 के अंदर यह कानून रद्द कर दिया गया और उसके साथ ही ये जो चीजें विरोध वगैरह था ये सब समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये आपके किसान आंदोलन थे और जितने भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हैं पूछे गए हैं परीक्षाओं में, मेन जो है वो सब हमने समझा इनको अच्छे से। बिजोलिया में आपको सारा शुरू से समझाया क्या घटनाक्रम था। सबसे बड़ा और अहिंसक आंदोलन भी वही था जो 44 साल चला। इसके बाद की जो चीजें हैं वो फैक्चुअल ज्यादा है, सब में फैक्ट हैं। और भी छोटे मोटे आंदोलन ऐसे तो हर छोटे छोटे क्षेत्र में कई हुए हैं। तो ये सारे मेन जो हैं ये आप समझ गए, हमने अब पढ़ लिया इनको, ये कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।